चलिए, तो देखिएगा आज हम पढ़ने वाले हैं गोरिल्ला पिंडा मरवाही के बारे में और समझेंगे कि गोरिल्ला पिंडा मरवाही क्यों इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट के तौर पर। ठीक है, और इसे बनाने की जो इसकी ऐतिहासिक घटना है वो कैसे इसको अलग करने या बिलासपुर को अलग करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, देखिएगा गोरिल्ला पिंडा मरवाही जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट में जीपीएम। ठीक है, गोरिल्ला पिंडा मरवाही। अब देखिए, अगर गोरिल्ला पिंडा मरवाही की बात करें याद रखिएगा तो एक ऐसा जिला जो बिलासपुर से कटकर अलग हुआ या बिलासपुर से जो है इसका स्थायित्व अलग हुआ। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 10 फरवरी 2020 को। ठीक है, तो 10 फरवरी 2020 को जो है ये अलग हुआ किससे? बिलासपुर से अलग हुआ। बिलासपुर इसका मात्र जिला है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि जैसा मैं सोचता हूं वैसा भी आप उसको सोच कर देखें। ठीक है, मतलब अगर आप उस दृष्टिकोण से चीजों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या घटना घट रही थी पेंड्रा के क्षेत्र में, क्या हो रहा था ऐसा। ठीक है, तो देखिए पेंड्रा जो क्षेत्र है ना, अगर आप इतिहास में उसको अगर पलट कर पिछले पन्नों में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि पेंड्रा जो जिला है इसको हालांकि जीपीएम कहा जाता है या गोरिल्ला पिंडा मरवाही कहा जाता है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो फेमस जगह था याद रखिएगा जिसे बोलते हैं पेंडा रोड, है ना। पेंडा रोड का अपना एक इतिहास है और अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। जब बिलासपुर में जो ट्रेन नहीं रुकती थी वो पेंडा रोड में जाकर रुकती थी। ठीक है, मतलब स्थिति आप समझिए कि उसकी वैल्यू अंग्रेजों के समय से कितनी ज्यादा वाली है। ठीक है, तो मैं यहां पर अंग्रेजों से स्टार्ट नहीं करूंगा, आप उसके इतिहास को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके कुछ घटनाओं पर, कुछ टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। ठीक है, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, इसमें प्रशासनिक स्थिति कैसी है इसकी, और उसके अलावा जो है हम बात करेंगे इसके भौगोलिक स्थिति पर। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में, और अंत में हम बात करेंगे पर्यटन के बारे में, जिसमें पुरातात्विक क्षेत्र, प्राकृतिक या नेचुरल प्लेस, और कोई अगर धार्मिक प्लेस है तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से इन 4-5 बिंदुओं से जो है हम जिले के बारे में एक बेहतर समझ विकसित कर सकते हैं। देखिएगा, अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे याद रखिएगा तो इसके अंतर्गत जो है गोरिल्ला पिंडा मरवाही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, देखिएगा जब हम बात करते हैं गोरिल्ला पिंडरा और मरवाही का, तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र याद रखिएगा वो है आपका गोरिल्ला क्षेत्र। ठीक है, पिंडरा क्षेत्र तो है ही, लेकिन गोरिल्ला क्षेत्र को ही हम कहते हैं पिंडरा रोड। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है याद रखिएगा इसका नामकरण कैसे हुआ है, इसका नामकरण हुआ है याद रखिएगा पिंडारियों के कारण। पिंडारियों को जानते हैं आप लोग कौन है पिंडारी? ठीक है, तो याद रखिएगा एक ऐसा ग्रुप जो फोकस करता था लूट मार में, केवल लूट मार करता था ये। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो देखिएगा, थोड़ा मैप में समझने का प्रयास कीजिएगा कि कुछ इस प्रकार से आपका ये आपका जीपीएम है। इसके इस तरफ आप जाएंगे तो ये हिस्सा जो है आपका एमसीबी है, ये हिस्सा आपका कोरबा है, और ये हिस्सा आपका बिलासपुर है, और ये हिस्सा आपका मुंगेली है, और ये हिस्सा जो है आपका एमपी है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका बिलासपुर है, और बिलासपुर में एक मुख्य क्षेत्र था आपका रतनपुर। ठीक है, तो रतनपुर में जो है याद रखिएगा मुख्य शासक जितने भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्य शासक जितने भी रहे हैं, या तो रतनपुर से शासन किए हैं या तो फिर आपका रायपुर से शासन किए हैं। मुख्य रूप से यही शासन आपको क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, तो रतनपुर के क्षेत्र में जब कलचुरियों का शासन था तो याद रखिए कलचुरियों के शासन के समय जो है मैं आपको बताऊंगा
एक समय थोड़ा सा अभी हम इसको नामकरण को रोक रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर मैं आपको नामकरण के बारे में बताऊंगा इसका नामकरण कैसे हुआ था। ठीक है, तो देखिए कलचुरियों के शासन के समय याद रखिएगा एक शासक थे जिनका नाम था कल्याण साय। बहारेंद्र साय के पुत्र कल्याण साय, याद रखिएगा। ठीक है, अब कलचुरी शासक कल्याण साय ने क्या किया था, जमाबंदी प्रणाली स्टार्ट किया था, आपको इसके बारे में जानकारी होगा, जमाबंदी प्रणाली। और इसी जमाबंदी प्रणाली के तहत जो है छत्तीसगढ़ को किसमें बांटा था, 18-18 गढ़ों में बांट दिया था। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ जो है आज जिसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है उसी के कारण पड़ा है, याद रखिएगा 18-18 गढ़ों में। ठीक है, तो याद रखिएगा जब इसने 18-18 गढ़ बनाए थे तो ये जो बीच की जो लकीर आपको दिख रही है वो एक्चुअल में कौन है, शिवनाथ नदी है, जिसके ऊपर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़ बनाए थे। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत याद रखिएगा इन 18 गढ़ों में, ऊपर के 18 गढ़ों में एक गढ़ तैयार किया था जिसे कहा जाता है कंडरी। कंडरी, ठीक है, जो वर्तमान में कहां पर है, पेंड्रा में है, याद रखिएगा। गोरेला वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पड़ता है आपका कंडरी। ठीक है, यानी रतनपुर के इतिहास में, या फिर अगर आप कहें कि कलचुरियों के इतिहास में, आपको जब इतिहास इसके सुनने को मिलेगा तो यहां से इसका मुख्य इतिहास सुनने को मिलता है कि यह जो क्षेत्र था, यह क्षेत्र कलचुरियों के अधीन आता था, कलचुरियों के अधीन हुआ करता था। ठीक है, यानी इतिहास में यह दर्शाया जाता है कि पेंड्रा जो क्षेत्र था वो पहले किसके अधीन था, कलचुरियों के अधीन हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा यहाँ के जो कलचुरी थे, ठीक है, हालांकि इसको मैं बात बता दूं कि यहां पर पहले पेंड्रा में जो है ना सूर्यभान शासक का शासन हुआ करता था, सूर्यभान का। ठीक है, और उससे पहले जो है याद रखिएगा एकमात्र छत्तीसगढ़ में मुस्लिम गढ़ हुआ करता था जो कि पेंड्रा था। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र मुस्लिम गढ़ हुआ करता था और वो कौन था, पेंड्रा क्षेत्र था। ठीक है, और उसके बाद जो है कलचुरी के द्वारा, ठीक है, उसकी बेटी से विवाह करने के बाद जो है यह क्षेत्र कलचुरियों में शामिल हो गया क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था वहां पर। ठीक है, तो पेंड्रा क्षेत्र कलचुरियों को मिल गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जब मराठा शासन आया, ठीक है, तो मराठा शासन के समय क्या हुआ कि इस समय पिंडारियों का कई विद्रोह बढ़ा। यानी पिंडारी क्या करते थे, रतनपुर के क्षेत्र में लूट मार करते थे और जाकर अपना धन इकट्ठा करते थे, कहां पर, पेंड्रा में जाकर। ठीक है, जिसके कारण इस जगह को जो है मुख्य रूप से पेंड्रा कहा गया। और पेंड्रा का जो नामकरण हुआ है याद रखिएगा, पहले क्या नाम था, कंडरी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, और उसके बाद जो है जब पिंडारियों के धन एकत्र करने की संभावना बढ़ती चली गई तो यह क्षेत्र कहलाया पिंडारियों के कारण पेंड्रा। ठीक है, तो यह पिंडारियों के कारण इसका नाम पड़ा है, याद रखिएगा, जो कि पेंड्रा क्षेत्र कहलाया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि गोरेला, पेंड्रा, मरवाही का जो 3 क्षेत्र है अपने आप में, ठीक है, जो कि आपका मरवाही क्षेत्र हो गया, गोरेला क्षेत्र हो गया और पेंड्रा क्षेत्र हो गया। ठीक है, इनमें इतिहास को अगर आप देखेंगे तो मराठाओं का जो समय रहा है ये बहुत दुखद समय रहा है। यानी ऐसा कहा जाता है कि पिंडारियों के समय जो है इस ऐसी बुरी स्थिति थी, खासकर सूबेदारों की। ठीक है, यहाँ के जितने भी सूबेदार थे, देखिए आपको पता होगा कि बिंबाजी भोसले के बाद, ठीक है, जब बिंबाजी भोसले यहाँ पर आए थे शासन करने रतनपुर के क्षेत्र में, उसके बाद सभी सूबेदार आए थे। उनकी मृत्यु के बाद कोई भी यहाँ पर डायरेक्ट शासन नहीं करता था, सभी शासन नागपुर से करते थे यहाँ पर। यानी मराठा शासन में अगर हम पहले कलचुरियों का अंतिम शासक अगर देखें तो रघुनाथ सिंह इसका अंतिम शासक था और ओवरऑल अंतिम शासक था मोहन सिंह। ठीक है, कलचुरियों ने 1741 तक यहाँ पर शासन किया है मुख्य रूप से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मराठा शासन आ गया था, याद रखिएगा। ठीक है, जब मराठा शासन यहाँ पर आया तो बिंबाजी भोसले जो है राजा बनकर आए थे यहाँ पर, याद रखिएगा। ठीक है, रतनपुर के क्षेत्र में शासन किया इन्होंने। उनकी मृत्यु के बाद जो है, बिंबाजी भोसले की मृत्यु के बाद जो है कोई भी शासक, मराठा शासक यहाँ पर डायरेक्ट शासन करने नहीं आ रहा था। तो ऐसे में यहाँ पर सूबेदारी प्रथा जो है प्रारंभ की गई। जब सूबेदारी प्रथा प्रारंभ की गई तो उसी समय जो है याद रखिएगा पिंडारियों का विद्रोह भी प्रारंभ हुआ इसी समय में। ठीक है, और पिंडारी जो है इतना ज्यादा आक्रामक हो चुके थे कि इस क्षेत्र में कई सूबेदार जो है भागने को प्रयास करने लगे। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा कि मराठाओं का जो क्षेत्र था ये पूरी तरीके से जो है पंडारियों ने जो है छीन लिया था। ठीक है, अब स्थिति ये बनती है कि ये पूरा पेंड्रा जो है ना अपने आप में धन एकत्र करने का जगह बन गया, और ऐसे में पेंड्रा जो है फेमस हो गया पिंडारियों के लिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पिंडारी धन लूटने के लिए तैयार होते थे। ठीक है, खासकर मराठाओं से जो है काफी विद्रोह चलता था उनका, और ऐसे में ये धन एकत्र करते थे कहां पर, पेंड्रा क्षेत्र में। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा पेंड्रा क्षेत्र जो है अंग्रेजों के शासन काल में कैसा रहा है, यानी कि मराठा के बाद जो है शासन किसका आया। अब क्योंकि सूबेदारों में भी याद रखिएगा इसके बाद जो है सूबेदार जो है यादवराव दिनकर जब सूबेदार आते हैं उसके बाद जो है पूरे पिंडारी को समाप्त कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है पिंडारी समाप्त भी हो जाते हैं यहाँ पर से। ठीक है, और यह क्षेत्र जो है मराठाओं के अधीन हो जाता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद चूंकि मराठा जो इसके अधीन हुआ करते थे, उसके बाद मराठाओं को किसने कंट्रोल किया, अंग्रेजों ने किया। आपको पता होगा 1853 का समय। ठीक है,
1853 याद रखिएगा, जब रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई। और आपको पता होगा कि रघुजी जो है निसंतान थे, इनका कोई पुत्र नहीं था, जिसके कारण अब चूंकि यहां पर डलहौजी की हड़प नीति आ गई है 1854 में, ठीक है। तो 1854 में डलहौजी की हड़प नीति के कारण जितना मराठा साम्राज्य था, याद रखिएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी शामिल होता था, वो बाय डिफॉल्ट किसके पास चला गया? अंग्रेजों के शासन में शामिल हो गया, ठीक है। और अंग्रेजों ने जिस भी मराठा क्षेत्र को शामिल किया अपने आप में, उसको प्रेसिडेंसी बना दिया, ठीक है। और उसी से बना आपका मध्य प्रांत आगे चलकर, याद रखिएगा, उसी से आपका मध्य प्रांत बना है, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और संबलपुर जैसे क्षेत्र को शामिल किया गया है ना। तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और एमपी जो क्षेत्र है वो पहले मराठाओं के अधीन हुआ करते थे, और ये ट्रांसफर हो गए अंग्रेजों को, और अंग्रेजों से मिल गए किसको? प्रेसिडेंसी को, ठीक है। और इस प्रकार से जो है, याद रखिएगा, चार्ल्स सी इलियट पहला डिप्टी कमिश्नर बना था छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अब 1854 के बाद याद रखिएगा कि ये जो समय है, ठीक है, 1861 के साथ याद रखिएगा यहां पर मध्य प्रांत की स्थापना होती है। और मध्य प्रांत की स्थापना के साथ याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि यहीं से आपका पेंड्रा जो क्षेत्र है वो बिलासपुर के अंतर्गत था, यहां पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, याद रखिएगा कि 1861 के बाद जो है सीधे से आप देखेंगे कि पूरी घटनाएं जो है 1900 में शिफ्ट होती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हुआ था इसके बाद, ठीक है। तो आपको दिखेगा 1900 के समय 2 घटना को याद रखिएगा। 1900 में जो है एक घटना जो कि पेंड्रा से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन, ठीक है। कहां से होता था? पेंड्रा रोड से, याद रखिएगा, ठीक है। तो पेंड्रा रोड से छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र, याद रखिएगा, उसका नाम है छत्तीसगढ़ मित्र। और याद रखिएगा ये पेंड्रा रोड से प्रकाशित होता था, जो वर्तमान में अभी क्या कहलाता है? गोरेला कहलाता है, ठीक है। वर्तमान में जो गोरेला क्षेत्र है वही आपका पेंड्रा रोड कहलाता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि ये जो छत्तीसगढ़ का मित्र का समाचार पत्र है, याद रखिएगा, इसको छापने वाले या इसका संपादक थे, कौन था? माधवराव सप्रे। इसको भूलिएगा मत, कई एग्जाम में जो है बहुत कॉमन तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो माधवराव सप्रे का नाम मत भूलिएगा, और कई बार इसके सहयोगी का नाम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा रामराव चिचोलकर इसके सहयोगी थे, याद रखिएगा, ठीक है। और 3 साल के बाद जो है ये प्रेस फिर से बंद हो जाता है, कारण है पैसे की कमी, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 साल के बाद जो है ये प्रेस 1902 के बाद जो है समाप्त हो गया, यानी कि समाचार मित्र जो है छपना बंद हो गया था, ठीक है। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा जो कि पेंड्रा से संबंधित है। और दूसरी एक घटना याद रखिएगा 1910 में बिलासपुर गजेटियर, ठीक है। याद रखिएगा 1910 में जो है बिलासपुर गजेटियर जो है ये भी आपका एक समाचार पत्र है जो छापा गया था, ठीक है। ये गवर्नमेंट समाचार पत्र, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, गवर्नमेंट न्यूज़पेपर है जिसे कहा जाता था बिलासपुर गजेटियर, और जो छपता था कहां से? पेंड्रा रोड से, ठीक है। तो ये पेंड्रा रोड से छपने वाला दूसरा समाचार पत्र है, याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें जो है ना पहली बार याद रखिएगा किसके बारे में छापा गया था? जेटी ब्लंट के बारे में, ठीक है। तो जेटी ब्लंट जो है एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, जिनके बारे में छापा गया, उनके यात्रा या टूर को छापा गया था यहां पर, और ये समय था 1910 में। और याद रखिएगा इसकी इंपॉर्टेंस ये है बिकॉज ऑफिशियली छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग जो है गवर्नमेंट तरीके से या ऑफिशियली तरीके से पहली बार 1910 में प्रयोग किया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो कि पेंड्रा रोड से संबंधित है, याद रखिएगा, जो उसके इतिहास को दर्शाता है, इस समय इतिहास उसका क्या दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 1910 के बाद जो है लगातार, ठीक है। और एक बात बता दूं आपको मैं कि हमारा राज्य जो है ना ये बना या आजाद हुआ, सामान्य तौर पर अगर हम आजादी को देखते हैं तो 1947 में भारत आजाद हुआ, ठीक है। आजादी के बाद से पेंड्रा में ना कई घटनाएं ऐसी घटी, याद रखिएगा, जो यह दर्शाता है कि बिलासपुर से अलग होने की परिकल्पना काफी पहले से थी, ठीक है। आपको बता दूं आज जो है आपके जो जिले बने हुए हैं, ठीक है, अजीत प्रमोद जोगी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था, आपको पता होगा कि मेरी सरकार जब भी बनेगी मैं पेंड्रा को अलग जिला बना दूंगा, ठीक है। लेकिन कभी भी जो है उनकी सरकार ही नहीं बन पाई। कारण क्या था?
जब वो सरकार में थे तो उन्हें मनोनीत किया गया था। आपको जानकारी होगा कि अजीत प्रमोद जोगी जो है एक मनोनीत सरकार थे, ठीक है, निर्वाचित सरकार नहीं थे, जिसके कारण उनके पास पावर नहीं था। ठीक है, जब आप इलेक्शन लड़ कर आते हैं ना तो आपके पास पावर होता है, और जब आप मनोनीत होकर आते हैं ना कि आपको चुन लिया गया, बोला ठीक है आ जाओ तुम विधानसभा में आ जाओ, ठीक है, कलेक्टर हैं आप और आपको चुन लिया गया है, तो आपके पास उतना पावर नहीं है, आपका पावर ऊपर वाले के पास है। ठीक है, तो वही चीज समझिएगा। 1947 के बाद जो है पेंड्रा में पेंड्रा विभाजन का घटना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और ये घटना जो है ना 1947 से प्रारंभ हो गया था, और उसके बाद याद रखिएगा चूंकि 1956 में एमपी बना, ठीक है, मध्य प्रदेश का बना है, 1956 में बना है, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को बना है आपका एमपी। तो एमपी के साथ जो है याद रखिएगा आपका बिलासपुर संभाग का निर्माण किया गया। ठीक है, यानी जब एमपी बना तो उसी के साथ क्या किया हमने, बिलासपुर संभाग बनाया। ठीक है, तो बिलासपुर संभाग के साथ साथ जो है आपका पेंड्रा, गोरेला पेंड्रा मरवाही जो है ये बिलासपुर का अभिन्न अंग बना रहा इसी समय। लेकिन तब भी लड़ाइयां चल रही थी कि आपका पेंड्रा जो क्षेत्र है उसका विकास तब तक नहीं होगा जब तक वो बिलासपुर के साथ होगा। अब इसकी दो घटनाओं को समझिएगा। पहली घटना ये कि अगर आप बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर को देखिएगा और पेंड्रा को देखिएगा, आपको कुछ इस प्रकार से जो है बिलासपुर दिखेगा और इस प्रकार से जो है आपको पेंड्रा दिखेगा। ये बिलासपुर है और आपका ये पेंड्रा है। ठीक है, आपको पता होगा कि जब आप बिलासपुर से पेंड्रा जाते हैं तो एक घाटी से क्रॉस करते हैं, उस घाटी का नाम है केंदा घाटी। ठीक है, केंदा घाटी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया था कि केंदा घाटी जो है किस जिले में सीधे, तो पेंड्रा में आता है। ठीक है, अब जैसे ही आप बिलासपुर का मुख्यालय, ठीक है, जो आपका बिलासपुर मुख्यालय है, वहां से पेंड्रा के क्षेत्र से अभी मान लेते हैं हम अलग नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी हम अलग नहीं हुए हैं, तो देखिए कितनी परेशानियां आपको समझ में आएगी। देखिएगा, पेंड्रा से आपके बिलासपुर की दूरी 120 किलोमीटर, ठीक है, बिलासपुर से रायपुर की दूरी 110 किलोमीटर, समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब समझिए कि अगर आपको मुख्यालय में कोई काम हो, जिला पंचायत में कोई काम हो और पेंड्रा से आना पड़े आपको, कि राशन कार्ड वाला कोई काम हो गया या किसी प्रकार का कोई काम हो गया, तो 120 किलोमीटर प्लस 120 किलोमीटर आना और जाना। और अगर मान लीजिए ऑफिसर ने बोल दिया कि आज नहीं होगा कल आना, तो 240 किलोमीटर होगा ये। ठीक है, मतलब आप समझ के देखिए कि कैसे दूरियां होंगी। ठीक है, तो प्रशासनिक दूरियां तो सबसे बड़ी बात थी यहाँ पर। प्रशासन की जो दूरी थी ये तो चाहिए ही था कि कब से ये लोग परेशान चल रहे होंगे। ठीक है, ऐसी कई गतिविधियां याद रखिएगा जिसके कारण आपको दिखेगा कि बिलासपुर में जो लोग रहते हैं इनकी जो संस्कृति है वो पेंड्रा से बिल्कुल अलग है। यानी पेंड्रा में जो लोग जैसे रहते हैं याद रखिएगा, आपको यहां पर दिखेंगे अधिकांश लोग जो है आपको एमपी का असर बहुत ज्यादा यहां पर दिखेगा, एमपी का असर दिखेगा। ठीक है, मतलब आपको रीवा सतना जैसे बोली यहां पर सुनने को मिलेगी, ने लाला, ठीक है, लाला जैसे शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं यहां पर। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि रीवा सतना में जिस प्रकार की भाषा या जिस प्रकार बोली का यूज करते हैं, आपको एमपी का पूरा असर जो है आपको वहां पर जीपीएम में नजर आएगा। बिलासपुर में बिल्कुल इसका असर नहीं दिखता आपको। ठीक है, तो ये बात समझिए कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का तीज त्योहार ये बिल्कुल अलग हो रहा था और काफी लोग इससे लड़ रहे थे। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो मरवाही है उसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। सुना था इसके बारे में, कांग्रेस गढ़, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं हारता था वहां से। ठीक है, लेकिन अजीत प्रमोद जोगी ने क्या किया, अपनी पार्टी ही चेंज कर दी वहां पर। ठीक है, वो कांग्रेस से स्टार्ट किया अपने आप को और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी जो है बना दिया वहां पर। ठीक है, तो जब छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पार्टी बना दिया तो सब लाल पिंक कलर में हो गए, आपको पता होगा। उन्होंने सब कलर को क्या कर दिया अपने आप को। ठीक है, उनका जो चुनाव चिन्ह है आपको पता होगा, वो चिन्ह है हल। ठीक है, तो हल के साथ जो है उन्होंने क्या किया, पिंक को अपना लिया और उसके बाद कांग्रेस से अलग हो गए। अब जब कांग्रेस से अलग हुए तो कांग्रेस, आपको पता होगा कि मरवाही से कभी भी अजीत प्रमोद जोगी हारे ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। आपने सुना होगा उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो जब वो सर्गवी हुए याद रखिएगा, तो मरवाही क्षेत्र में विधानसभा जो आपका मरवाही है ये एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक है, कई बार केस भी आपने सुना होगा कि अजीत प्रमोद जोगी पर केस लगा हुआ है, हाईकोर्ट में ये प्रूव करना पड़ रहा था कि मैं एसटी कैटेगरी से आता हूं। और आपको पता होगा कि रमशीला साहू उनके विरोध में थी। ठीक है, रमशीला साहू उनके विरोध में रहती हैं और आपको पता होगा महिला बाल विकास मंत्री रह चुकी है रमशीला साहू। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऐसे संबंध में कई ऐसे राजनीतिक मुद्दे जो है वहां पर उठे हैं और उस घटनाओं को देखा गया। तो उनकी मृत्यु के बाद जो है ना कांग्रेस से डॉक्टर के उपचुनाव के बाद यहां जीत गए। ठीक है, विधानसभा में अभी जो चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ जब, क्योंकि अजीत प्रमोद जोगी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कांग्रेस में जब बघेल सरकार वहां पर आए, क्योंकि बघेल सरकार आ चुकी थी। ठीक है, तो बघेल सरकार ने यह बोला
कि हमको जिता दो, ठीक है, कांग्रेस से उपचुनाव में हमको जिता दो, मैं आपको जिला बना के दूंगा, ठीक है। और ये टाइम था कोरोना के ही आसपास का टाइम था, ठीक है। और उसी के बाद क्या घटना घटती है याद रखिएगा, उसके बाद घटना घटती है कि डॉक्टर के करके जो है उस विधानसभा क्षेत्र से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाते हैं। और जीतने के बाद जो है, चूंकि ये जो समय है 2019 और 20 का, ये कोरोना का समय है, ठीक है। और कोरोना का समय होते हुए जो है सरकार ने इस समय घोषणा कर दी, और ये टाइम था आपका 10 फरवरी का। और 10 फरवरी 2020 को, चूंकि आपको पता होगा कि एक व्यक्ति है छत्तीसगढ़ के विधानसभा के पहले अध्यक्ष, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, इनका जन्मदिन मनाया जाता है इसी दिन में। और इनका सीधा संबंध जो है आपके पेंड्रा से है, याद रखिएगा। इस क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूंसी से ये पहले भी लड़ते आए हैं, आजादी से पहले की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो उस क्षेत्र से ये कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ते थे, ठीक है। तो उनके इतिहास के कारण जो है राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के दिन जो है आपका 10 फरवरी 2020 को पेंड्रा की स्थापना की गई है। और एकमात्र जिला, याद रखिएगा, या छत्तीसगढ़ का 28वें क्रम का जिला जो लैपटॉप से इनॉग्रेशन हुआ इसका, ठीक है, मतलब इसे लैपटॉप से स्टार्ट किया गया, याद रखिएगा। एक इंटर बटन दबाकर बोल दिया गया कि आज से जो है आपके छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बनकर तैयार हो गया है। वहां पर किसी प्रकार का जो है, चूंकि कोरोना का टाइम था ये, ठीक है, तो और ऐसी स्थिति में जो है बघेल सरकार ने घर में बैठे हुए जो है लैपटॉप का इंटर बटन दबाकर जो है इसे स्टार्ट कर दिया था, याद रखिएगा आपकी, ठीक है। 28 क्रम का जो है ये जिला तैयार हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का 28वें क्रम का जिला बनाइए, ठीक है। अब उसी के साथ देखिए कई ऐसी घटनाएं हैं जो इतिहास में आपको बड़े तौर पर पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर मैं पूरी तरीके से इतिहास को लेकर नहीं आ रहा हूं, क्योंकि इतिहास को ही पढ़ाऊंगा तो पूरा इतिहास भर जाएगा इसी में, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, बस ये कैसे बना, उसकी कहानी क्या थी, वो मैंने आपके सामने ला दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा गुरिल्ला पेंड्रा मरवाही जो है कुछ इस प्रकार से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हमारे सामने आता है, ठीक है। अगर हम इसके प्रशासनिक बिंदुओं को देखें, प्रशासन, चूंकि ये बिलासपुर से अलग हुआ है, याद रखिएगा, तो बिलासपुर से अलग होने के कारण जो है इसकी लगभग 8 से 9 लाख जनसंख्या जो है इस क्षेत्र में निवास करती है, ठीक है। मतलब इसकी डेमोग्राफी को देखेंगे तो इसकी जनसंख्या कम से कम 9 लाख के आसपास है, यहां की जनसंख्या है, ठीक है। साक्षरता क्षेत्र क्या है इसका, तो साक्षरता क्षेत्र याद रखिएगा, लिटरेसी रेट जो है लगभग 68% के आसपास है। बहुत अच्छा नहीं कह सकते इसको, लेकिन हम ये कह सकते हैं चूंकि बिलासपुर से अलग हुआ है तो बिलासपुर में लगभग 65 से लेकर 68% तक यहाँ पर साक्षरता देखने को मिलती है, ठीक है, लिटरेसी रेट। साथ ही साथ याद रखिएगा कि यहाँ का जो लिंगानुपात है वो लगभग 973 के आसपास जो है इसका सेक्स रेशियो है, याद रखिएगा, यहाँ का सेक्स रेशियो 973 के आसपास है। देखिए सेक्स रेशियो में ना जो है 2 ही जिले बहुत अच्छे से देखे जाते हैं, याद रखिएगा, एक बस्तर, कोंडागांव और जसपुर, याद रखिएगा। अभी आगे पढ़ेंगे ये सब जिलों के बारे में तो आपको और समझ में आएगा कि चीजें क्यों आगे हैं। और कुछ जिलों के बारे में हमेशा याद रखिएगा, जैसे अभी आपके पिछले पीएससी का एक क्वेश्चन था, पूछा यह गया था कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे ज्यादा ग्रामीण जिला है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे ज्यादा ग्रामीण जिला है, तो बलरामपुर ऐसा जिला है, याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा ग्रामीण जिला है, ठीक है। और अभी के टाइम पर जो है ना क्वेश्चन का तरीका इतना लेवल का जा चुका है, वो आपसे 5 जिले दे देगा और बोलेगा इसको ग्रामीण जिले के हिसाब से सुमेलित करिए, ठीक है। तो आप अगर याद रखेंगे सिर्फ बलरामपुर को तो बात नहीं बनेगी, फिर आपको बताना पड़ेगा कि जसपुर दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। फिर आपको ऐसे जिले का नाम आपको, तो उसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा शहरीकरण, तो यहाँ का शहरीकरण जो है केवल 10% है, अर्बन एरिया जो है यहाँ पर केवल 10% में आता है, याद रखिएगा। यहाँ पर कोई नगर निगम नहीं है, ठीक है, इसके अंतर्गत कोई नगर निगम नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल 14 नगर निगम है और 14 में एक भी आपके यहाँ पर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। तहसील की बात करेंगे तो तहसील की संख्या एक ज्यादा हो चुकी है, याद रखिएगा, 4 तहसील आते हैं यहाँ पर, टोटल 4 तहसील है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी तहसील है, लेकिन याद रखिएगा तहसीलों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 4, ठीक है। इसके बाद देखिएगा विधानसभा क्षेत्र, तो इसका जो विधानसभा क्षेत्र है वो है आपका मरवाही विधानसभा क्षेत्र, और ये एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, याद रखिएगा। मत हाँ, नगर पालिका मिलेगा, ठीक है। नगर पालिका अभी बघेल सरकार ने घोषित कर दिया है, ठीक है, लेकिन नगर पालिका चूंकि छोटा इकाई है इसलिए हम उसको शामिल नहीं करते, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो याद रखिएगा हम उन बड़े बातों पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर छोटी छोटी बहुत सारी चीज शामिल हो जाती है इसमें, ठीक है। तो विधानसभा क्षेत्र क्या है, मरवाही, एसटी कैटेगरी के लिए, याद रखिएगा।
और उसके बाद लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो लोकसभा क्षेत्र इसका आता है कौन सा, कोरबा। ठीक है, इसका लोकसभा क्षेत्र है आपका कोरबा, याद रखिएगा। मतलब यहां के लोग वोट देंगे किसको, कोरबा से जो खड़ा होगा उसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाँ, बिलासपुर के सपोर्ट नहीं है, याद रखिएगा, ये कोरबा के सपोर्ट में चलता है। ठीक है, अगर इसको हम बहुत बारीकी से देखेंगे ना तो आपको यहां पर एक बात बता दूं, देखिए ये जो जगह दिख रहा है आपको, ये वाला जो जगह है ना, ये कोरबा का जगह है, इस साइड कोरबा है। ठीक है, तो जब इसको बनाया जा रहा था ना तो कोरबा का कुछ हिस्सा इसमें शामिल कर दिया गया है, और ये बात ना खुलकर नहीं आता है। ठीक है, पसान का क्षेत्र आपको पता होगा। ठीक है, अभी जब आप जो है ना यहां से कोरबा में जाएंगे ना तो कोरबा में ये जगह है पसान, तो पसान का कुछ हिस्सा जो है ना आपके गुरलापिंडा मरवाही में आ गया है। ठीक है, जिसके कारण जो है इसका एक हिस्सा जो है शामिल किया गया आपके गुरलापिंडा मरवाही में, तो ये इसके लिए पास हो गया। मतलब वहां के जो लोग है ना वो चाहते थे कि हमारा हिस्सा किस में आ जाए, गुरेलापिंडा मरवाही में आ जाए। जैसे चिरमिरी चाहता था कि हमको एमसीबी में डालो, ठीक है, वरना पहले एमसीबी में नहीं आता था चिरमिरी। ठीक है, जो चिरमिरी बना है याद रखिएगा वो पहले आता था कोरिया के अंदर। ठीक है, जब क्लियर हो रहा था, जब राजनीतिक रूप से इस पे मंथन चल रहा था तो बात आ रहा था कि चिरमिरी को हम कोरिया में ही रहने देंगे और बाकी आपका खड़गवा जो क्षेत्र है और आपका भरतपुर जो तहसील है उन सबको डालेंगे कहां पर, मनिंदगढ़ में। ठीक है, लेकिन चिरमिरी वाले किए 14 दिन का अनशन। ठीक है, अनशन करने के बाद जो 14 दिन क्यों टाइम लगा, चिरमिरी ना बहुत पहले बनने वाला था, या चिरमिरी भरतपुर जो क्षेत्र है उसके लिए काफी पहले लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, और इसका जो इतिहास है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि कोरिया कुमार, आपको रामचंद्र प्रताप सिंह देव के बारे में आपको सुनना होगा आपने। ठीक है, उनके कारण जो है वो जिला बन नहीं पा रहा था। ठीक है, यानी उन जिले के आधार पर जितना भी मुख्यालय था सब बैकुंठपुर में डालना था, और मनिंदगढ़ में सब व्यापारी रहते थे। इनके मध्य कई घटनाएं चल रही थी कुछ इस प्रकार से, तो काफी जो है ना एक मंथन जो है काफी प्रयास हुआ, और उसी प्रकार का जीपीएम में भी ये बात चली। ठीक है, तो कोरबा का क्षेत्र इसमें शामिल हुआ, याद रखिए कुछ हिस्सा। और उसके बाद जो है कोरबा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो लोकसभा है याद रखिएगा उसका क्षेत्र दे दिया गया, बोला कि आप कोरबा में जो खड़ा होगा उसको ये लोग वोट देंगे। ठीक है, तो लोकसभा क्षेत्र किसको दिया गया है, कोरबा का दिया गया है इसको। ठीक है, इसके साथ याद रखिएगा सीमावर्ती जिले, ठीक है, सीमावर्ती जिले जो है इसके 4 सीमावर्ती जिले हैं, और याद रखिएगा ये भू अवस्थित जिला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है किसी स्टेट के साथ, तो एमपी के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। सीमावर्ती राज्य जो है वो किसका है, एमपी के साथ लगता है। ठीक है, तो बाउंड्री लगती है एमपी के साथ, इसलिए भू अवस्थित जिला जो है नहीं है, याद रखिएगा इसे लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ठीक है, तो लैंडलॉक नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ याद रखिएगा यहां पर नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राज्य मार्ग, सबसे मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका जो बना है नया, याद रखिएगा NH-45। ठीक है, स्टेट हाईवे भी है, याद रखिएगा यहां पर SH-5 स्टेट हाईवे भी है यहां पर। ठीक है, SH-5 जो है स्टेट हाईवे है। तो मुख्य रूप से जो है ना प्रशासनिक स्थिति को अगर आप देखेंगे तो ये मुख्य प्रशासनिक डेमोग्राफी है इसकी, और बेसिक है, याद रखिएगा, जिसमें आप जिले के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसकी भौगोलिक स्थिति को देखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं तो इसका भौगोलिक स्थिति या ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो पहले तो ये समझिएगा कि ये किसका भाग है, भौतिक संरचना के अंतर्गत यहां पर जो पेड़ पौधे, मिट्टी, यहां का पहाड़, पठार, नदियां किस हिस्से में आती हैं, तो मुख्य रूप से याद रखिएगा जब पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, तो ये 4 भागों में बटा हुआ है, आपको पता होगा। पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, महानदी बेसिन, और उसके बाद दंडकारण्य का पठार। तो ये जो हिस्सा है याद रखिएगा वो आता है आपके महानदी बेसिन में, महानदी बेसिन का हिस्सा है। ठीक है, जिसके कारण यहां पर जो चट्टानें पाई जाती हैं या भूगर्भिक संरचना पाया जाता है वो पाया जाता है कडप्पा, याद रखिएगा कडप्पा चट्टाने। ठीक है, इसे कुड़प्पा भी कहते हैं, कडप्पा चट्टाने भी कहते हैं। ठीक है, विशेष प्रकार से याद रखिएगा अगर यहां पर ये चट्टानें पाई जा रही हैं तो जो उसका मिनरल्स होगा, खनिज होगा, वो पाया जाता है आपका लाइमस्टोन, और दूसरा पाया जाता है डोलोमाइट। ठीक है, तो चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है मुख्य कडप्पा चट्टानों के मिनरल्स होते हैं, याद रखिएगा। लाइमस्टोन पाया जाता है यहां पर। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा कि यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है
वो है आपकी रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी। और इसलिए याद रखिएगा यहां पर जो मुख्य फसल होगा आपका धान, पैडी यहाँ का मुख्य फसल है, मुख्य क्रॉप है, याद रखिएगा। ठीक है, मेन क्रॉप है आपका धान यहाँ होता है विशेष प्रकार से। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा अगर हम लोग इसके प्राकृतिक क्षेत्र की बात करें तो यहां मुख्य नदी है, कौन सी नदी है? अरपा। ठीक है, हालांकि मुख्य नदी के तौर पर इसको अरपा को नहीं देखा जाता है, लेकिन चूंकि ये यहां से निकलती है और इसका मुख्य एक महोत्सव मनाया जाता है, आपको पता होगा अरपा महोत्सव के बारे में सुना होगा आपने। एक बार पीएससी में पूछा गया था अरपा महोत्सव कहां मनाया जाता है। ठीक है, लोग बिलासपुर को टिक मार रहे हैं। ठीक है, तो ये गलतियां होती है, याद रखिएगा। जीपीएम में मनाया जाता है अरपा महोत्सव। ठीक है, विशेष प्रकार से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अरपा महोत्सव जो है आपके भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत याद रखिएगा बस कि आपका जो अरपा है, अरपा नदी जिसको हम पहले क्या बोलते थे? कृपा नदी। ठीक है, इसका नाम है कृपा नदी। और ये जो है आपके जीपीएम के खोडी खोंसरा की पहाड़ी से निकलता है और उसके बाद जो है 100 किलोमीटर बहते हुए जो है आपके बिलासपुर के एंड पॉइंट पर खत्म हो जाता है, शिवनाथ नदी मिल जाता है। ठीक है, तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी आपकी अरपा नदी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगर हम इसके पठारी भाग को देखें या पहाड़ों की बात करें, याद रखिएगा, तो यहां पर एक चोटी है जिसे कहते हैं पलमा चोटी। ठीक है, इसको भूलिएगा मत, पलमा चोटी। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बोले ये पहाड़ जो है किसका भाग है, तो याद रखिएगा पेंड्रा लोरमी के पठार का भाग। ठीक है, एक्चुअल में पलमा चोटी जो है वो किसका भाग है? पेंड्रा लोरमी के पठार का भाग है। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसको ऐसे एक लकीर खींच के समझने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। देखिए ये कोरबा का हिस्सा, यहां पर है आपका लाफागढ़, ये आपका पेंड्रा का हिस्सा, याद रखिएगा ये है आपका पलमा चोटी, और ये आपका मुंगेली का हिस्सा, लोरमी वाला हिस्सा, चंदेरी पहाड़। ऐसे करके ये तीनों जगह से फैला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार, कोरबा, जीपीएम, मुंगेली। ठीक है, तो याद रखिएगा ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है और तीनों की हाइट जो एरिया है वो तीनों हाइट में सबसे ज्यादा। याद रखिए जैसे पूछा जाएगा कि कोरबा का सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन सा है, तो लाफागढ़। उसी प्रकार जीपीएम की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो पलमा चोटी। और उसी प्रकार मुंगेली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो चंदेरी पहाड़। ठीक है, 810 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पहाड़ों के अंतर्गत। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा यहां पर जलप्रपात पाए जाते हैं, वाटरफॉल। ठीक है, तो पर्यटन में जो वाटरफॉल है याद रखिएगा उनमें आपका झोझा का नाम सुना है आप लोगों ने? झोझा जलप्रपात। और एक है आपका लक्ष्मण धारा वाटरफॉल। ठीक है, तो दो वाटरफॉल यहां बहुत फेमस है। ठीक है, हालांकि झोझा तो काफी ज्यादा फेमस हुआ। ठीक है, आने वाले ये जो 5 साल है ना, उन 5 सालों में काफी ज्यादा फेमस हुआ आपका झोझा, वरना उससे पहले कोई जानता नहीं था झोझा के नाम को। ठीक है, तो झोझा जो है अभी देखिए लोगों के पास पैसा आ रहा है, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक ही चीज है, इंटरटेनमेंट। और इंटरटेनमेंट है संडे को होता है केवल, और संडे को निकलते हैं लोग जलप्रपात की तरफ। ठीक है, तो जैसे आपका जो औरा पानी फेमस हुआ एक नाम पर, ठीक है, उसी प्रकार जो है झोझा तक जाने के लिए लोग तैयार हैं, 120 किलोमीटर लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा इंटरटेनमेंट है, जलप्रपात के तौर पर जो है ये देखा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है नौकरी के तौर पर, कि आपको याद हो जाए कि किस जिले में कौन सा जलप्रपात है, आपकी नौकरी फिक्स है फिर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लक्ष्मण धारा और झोझा वाटरफॉल। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इस क्षेत्र में जो है पर्यटन का क्षेत्र कौन कौन सा है, भौगोलिक स्थिति आपने देख ली है। ठीक है, आर्थिक स्थिति के लिए एक बात याद रखिएगा, इस क्षेत्र में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। ठीक है, आर्थिक स्थिति इस क्षेत्र में बहुत मजबूत नहीं है, जिसके कारण आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के साथ याद रखिएगा आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति। तो देखिएगा आर्थिक स्थिति की बात करें, याद रखिएगा तो यहां पर एक आईडीसी है, आपको पता होगा आईडीसी। ठीक है, आईडीसी क्या होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर के नाम पर याद रखिएगा इसका नाम है अंजनी दुर्गावती आईडीसी। ठीक है, सरकार इस आईडीसी को चुनती है, इस जगह को चुनती है और उसे डेवलप करती है, वहां पर पानी, बिजली और सड़क की व्यवस्था करती है ताकि लोग जो है वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप कर सकें। ठीक है, उस जगह को कहा जाता है आईडीसी। तो याद रखिएगा पिंडरा के अंतर्गत क्या है, अंजनी दुर्गावती, नाम याद रखिएगा अंजनी दुर्गावती। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा इस क्षेत्र में
विशेष प्रकार से जो है, अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत के तौर पर देखेंगे तो विशेष प्रकार से किसी प्रकार का कारखाना आपको नजर नहीं आएगा। मतलब कोई ऐसा कारखाना जो कि बिलासपुर में जैसे है, एनटीपीसी है, बिलासपुर में अन्य कैसे कारखाने आपको दिखेंगे, ठीक है, लेकिन वैसा कारखाना आपको जीपीएम में नहीं मिलेगा क्योंकि उतना डेवलप नहीं हुआ है अभी ये, ठीक है। तो उस जगह पर जो है आपको अधिकांश क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर लैंड एरिया, ठीक है। मतलब ये जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं, एग्रीकल्चर पर, याद रखिएगा। तो विशेष प्रकार से जो खेती चलती है यहाँ पर वो एग्रीकल्चर चलती है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो फसली खेती जो है बहुत कम होता है, ठीक है, न के बराबर है, दो फसली क्षेत्र नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सीजन में केवल मानसून के समय खासकर जो है कृषि की होती है और बाकी समय जो है कृषि नहीं होती यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा सामाजिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर जनजाति जो है मुख्य रूप से निवास करती है, वो है आपका बैगा और अगरिया, ठीक है। तो यहाँ पर बैगा जनजाति और अगरिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगरिया जनजाति के संबंध में एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, कि लोहे के लिए, ठीक है, लोहे में काम कौन करता है, तो याद रखिएगा अगरिया जनजाति, जो अभी आपके आरक्षक में भी क्वेश्चन पूछा गया था ये, ठीक है। तो याद रखिएगा अगरिया जो है ये संबंधित है किससे, लोहे के काम के लिए, या लोहे के जो है पिघलाकर काम या नए नए लोहे के सामान बनाने पर जो है अगरिया जनजाति। बैगा किस लिए फेमस है, इसे डॉक्टर कहते हैं छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा, ठीक है। तो मेडिसिनल प्लांट के बारे में जितना नॉलेज इनको है, याद रखिएगा, और किसी को नहीं है। तो ऐसे में जो है इसे मेडिसिन मैन के नाम से जाना जाता है, बैगा जनजाति को मेडिसिन मैन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पर्यटन को देखिएगा, कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा इसके मैप को समझिएगा। ठीक है, देखिएगा इसके मैप को समझिएगा। इसके मैप में सबसे पहले ये याद रखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है वो है आपका एमसीबी का, मनेन्द्रगढ़ जाने के लिए हिस्सा, ठीक है। दूसरा जो ये हिस्सा है, याद रखिएगा, ये कोरबा का है, कोरबा का क्षेत्र है। दक्षिण के क्षेत्र में इसका बिलासपुर क्षेत्र है, और इस तरफ आएंगे तो ये आपका मुंगेली का क्षेत्र, और ये है आपका राज्य मध्य प्रदेश, पड़ोसी राज्य, ठीक है। अब देखिए इसका जो मुख्यालय है तो इसका मुख्यालय जो है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसे कहते हैं पेंड्रा रोड, पेंड्रा रोड, जिसका वर्तमान नाम गोरेला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो गोरेला को जो है मुख्यालय बनाया गया है इसका, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका इतिहास पेंड्रा रोड का बहुत फेमस है और उसके कारण जो है इसको बहुत ज्यादा फेमस जगह मिला है, ठीक है। पेंड्रा रोड को याद रखिएगा, और यहीं से जो है आपका एक रूट जाता है, याद रखिएगा, इस प्रकार से एमपी से होते हुए एक रूट आती है जो पेंड्रा रोड से, और ये बिलासपुर के रतनपुर को टच करती है। अगर आप लोग रतनपुर गए होंगे तो एक चौक मिला होगा, मंदिर के पास जो है एक चौक है, उस चौक से सीधा चले जाइए, ठीक है। जो मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर आपने सुना होगा, उसके बाद सीधा चले जाइए, वही रूट है आपका NH45, ठीक है। तो NH45 जो है ये आपके जीपीएम का रूट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है, अगर इसके क्षेत्र को, अगर आप तहसील को देखेंगे तो याद रखिएगा यहां से होते हुए आप पहुंचते हैं पिंडरा, और यहां से पहुंचते हैं आप मरवाही, और यहां से पहुंचते हैं आप मनेन्द्रगढ़, ठीक है। तो पेंडा रोड, पेंड्रा, मरवाही, और उसके बाद मनेन्द्रगढ़ का क्षेत्र चला जाता है, और ये SH5 में आता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा पेंडा रोड जो है, इसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो पहले तो याद है कि ये 3 तहसील आपको समझ में आ गया होगा, ये 3 तहसील है, याद रखिएगा, ठीक है। और चौथा तहसील है जो जिसे कहा जाता है सकालो, कोटमी, ये चौथा तहसील बनाया गया है, याद रखिएगा, यहां का चौथा तहसील है, ठीक है। तो 4 तहसील कौन कौन से हैं, याद रखिएगा, पेंडा रोड, सकालो, कोटमी, पेंड्रा, मरवाही, और ये गोरेला है, याद रखिएगा, ठीक है, गोरेला क्षेत्र, ठीक है। और इसी के पास जो है ना, अगर आप इस तरफ आएंगे
तो देखिए यहां पर जो है ये जो हिस्सा है इसी कहते हैं खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी। खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी, और यहीं से जो है एक नदी निकलती है और ये नदी बहते हुए इस तरीके से प्रवेश करती है और ये नदी का नाम है आपका अरपा, जिसका लेंथ कितना है 100 किलोमीटर, भूलिएगा मत 100 किलोमीटर। ठीक है, तो 100 किलोमीटर बहकर जो है ये शिवनाथ नदी की सहायक नदी बनती है, याद रखिएगा। खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से निकलकर, ठीक है, ये प्रवेश करती है और इसी एवज पर जो है याद रखिएगा इस नदी की वैल्यू जो है यहां पर इतनी ज्यादा है क्योंकि इसी के लिए महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो महोत्सव है याद रखिएगा, खासकर ये महोत्सव जो है मेनली जनवरी के माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस महोत्सव को कहा जाता है अरपा महोत्सव। ठीक है, अरपा महोत्सव जो है याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा अब यहां पर पहले तो याद रखिएगा अंजनी क्षेत्र कहां पर है, तो ये आपका अंजनी क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं आईडीसी। ठीक है, अब देखिए पर्यटन के नाम पर ना यहां पर बहुत ज्यादा क्षेत्र नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि गुरला पिंडा मरवाही बहुत विकसित हो गया, ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्र में आपको कुछ पर्यटन क्षेत्र मिलेंगे, जैसे कि वाटरफॉल मैंने बताया, जलप्रपात, 2 जलप्रपात मिलते हैं। दूसरा याद रखिएगा एक मंदिर है जिसे कहा जाता है ज्वालेश्वर महादेव मंदिर। इसके अलावा जो है आपका घनपुर क्षेत्र, ये पहले बिलासपुर में शामिल था, याद रखिए घनपुर कई बार एग्जाम पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपका बकरी प्रजनन केंद्र जो है यहां पर है और पशु प्रजनन केंद्र। ठीक है, पशु प्रजनन केंद्र और बकरी प्रजनन केंद्र जो है यहां पर स्थित है आपका इस क्षेत्र में, इसके पेंड्रा के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ एक याद रखिएगा शिव घाट, शिव घाट जो है यहाँ का फेमस है, याद रखिएगा। तो ये कुछ क्षेत्र है याद रखिएगा जो कि गोरिल्ला पिंडा मरवाही के अंतर्गत आता है। उसमें याद रखिएगा जलप्रपात का 2 क्षेत्र आप याद रखेंगे, एक है आपका झोझा और दूसरा याद रखिएगा लक्ष्मण धारा की वैल्यू ये है, याद रखिएगा यहां पर इसकी विशेषता है कि 12 महीने इसमें पानी रहता है। लक्ष्मण धारा में 12 महीने पानी रहता है और लगातार एक पतली धारा है और लगातार प्रवाहित होता रहता है इसमें। ठीक है, और यहीं पर देखिएगा इस क्षेत्र में आपका ज्वालेश्वर मंदिर है, याद रखिएगा शिव जी का एक मंदिर है। और ये मंदिर क्यों फेमस है, बिकॉज ये कलचुरी कालीन है, कलचुरी कालीन मंदिर, याद रखिएगा। कलचुरी कालीन मंदिर जो है यहां पर स्थित है, जो कि कहा जाता है ज्वालेश्वर मंदिर। ठीक है, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, जलेश्वर मंदिर बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा ज्वालेश्वर मंदिर कहा जाता है इसे, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद धनपुर की बात करें याद रखिएगा, तो धनपुर जो है ना पेंडा रोड के पूर्व में स्थित आपका धनपुर क्षेत्र। और ये घनपुर क्या है, ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसके ऐतिहासिक बिंदु को देखें तो छत्तीसगढ़ में जो है ना कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं जो पाषाण कालीन है। ठीक है, यानी कि अगर हम पाषाण काल को, या फिर जैसे हम लोग ने देखा है इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल, एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आदि ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल, है ना। तो प्रागैतिहासिक काल जिसे हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, और ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और ये आपका हिस्टोरिकल पीरियड हो गया। तो हमारे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा प्रागैतिहासिक काल का पूरा समय जो है ना ये पत्थरों से गुजरा है। पाषाण काल इसलिए कहते हैं इसको, प्रागैतिहासिक काल को हम क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल को भी हम 4 भागों में बांटते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि हम जब नव पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल की बात करते हैं, नियोलिथिक की बात करते हैं, याद रखिएगा, तो यहां पर जो साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले हैं, वो आपके उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल के मिले हैं। ठीक है, तो विशेष प्रकार से याद रखिएगा कि धनपुर में उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं और साथ ही साथ मिला है जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां। ठीक है, तो जैन तीर्थंकर की मूर्तियां और उत्तर पाषाण काल के जो है साक्ष्य यहां पर मिले हैं, याद रखिएगा। तो धनपुर क्यों फेमस है, फेमस है याद रखिएगा ऐतिहासिक बिंदु के लिए, यानी
इस समय में इतिहास में समझिए उस समय के जो साक्ष्य हैं, जो कि आज से अगर आप कंपेयर करिए, देखिए आज का समय क्या चल रहा है 2500, ठीक है, अगर हम कंपेयर करेंगे 2000, ठीक है, तो ऐसे में समझिए कि 2025 के अंतर्गत, ठीक है, 2025 चल रहा है अभी, और 2025 से अगर आप पहले चले जाए जीरो में तो हम बोलेंगे 2025 हो चुका है। लेकिन अगर आप रिवर्स में जाइए तो देखिएगा आप कि लगभग 8000 साल पहले से लेकर 5000 साल पहले तक का जो समय चला है, इस समय में जो है लोग अंधकार युग में थे, इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन 5000 बीसी से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चलता है आदि मानव आ चुका है, ठीक है। और आदि मानव ने अपना जो लंबे समय बिताया है, याद देखिए वो पत्थरों का साल बिताया है, और पत्थरों में अगर उसके द्वारा जो बनाए गए पत्थर हैं, जो चिल्ट हो गया, ठीक है, लेबट हो गया, ऐसे प्रकार के पत्थरों के साइज हुआ करते थे, जो इसका प्रयोग जो है वो शिकार करने या फिर खाना पकाने या कुछ भी काम के लिए कर रहे हैं, वो साक्ष्य मिल रहा है आपके घनपुर से, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य, यानी कि उत्तर पाषाण में जिस मनुष्य ने जिस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया है वो साक्ष्य मिला है घनपुर में, ठीक है, जीपीएम में, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा बकरी प्रजनन केंद्र और पशु प्रजनन केंद्र में जो है आपका पेंड्रा है पशु प्रजनन केंद्र, याद रखिएगा, और पकरिया है बकरी प्रजनन केंद्र, ठीक है। पकरिया का नाम मत भूलिएगा और पेंड्रा का नाम मत भूलिएगा, ठीक है। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा कि इसी नदी के किनारे जो है आपका एक घाट है जिसे बोलते हैं शिव घाट, शिव घाट क्षेत्र, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जब आप जो है ना, तीन पर्यटन ही मेन मुख्य है आपका, एक घनपुर क्षेत्र है, ज्वालेश्वर मंदिर है, शिव घाट क्षेत्र है और जलप्रपात है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर पहुंचेंगे इस रूट से, बिलासपुर से जब यहां जाएंगे, याद रखिएगा, तो ये जो क्षेत्र है आपका इसे बोलते हैं केंदा घाटी, केंदा घाटी क्षेत्र, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा जीपीएम के अंतर्गत आता है केंदा घाटी क्षेत्र, ठीक है। तो जैसे घाटियां पढ़ते हैं हम लोग, लोरो घाटी, ठीक है, विनीता घाटी, विंता घाटी, ठीक है, केसकल घाटी, उसी प्रकार केंदा घाटी का नाम मत भूलिएगा, केंदा घाटी आपके जीपीएम में आता है, ठीक है। तो ये था आपका गोरिल्ला पेंडा मरवाही के बारे में। इसके आर्थिक स्थिति को देखा हमने, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन ये है कि आगे चलकर जो है अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जीपीएम के अंतर्गत इतना टॉपिक आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां से कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। हाँ, मैकल पर्वत का विस्तार नहीं है। देखिए अगर आप इसको ऐसा कह रहे हैं ना, अब ये देखिए थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा इसके लिए, इसको समझना है बस ऐसा कि मुंगेली जो क्षेत्र है ना, पेंडालोरमी का पठार जो है एक्चुअल में वो विच्छेदित है मैकल का ही, ठीक है। मतलब अगर आज देखिए जैसे आप अरावली को समझते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ना, ये आपका धारवाड़ से बना हुआ एक पूरा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, विच्छेदित हो चुका। विच्छेदित का मतलब होता है अब टुकड़े टुकड़े बच रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर एक पीपल का जो वृक्ष होता है या फिर कोई वृक्ष है, मान लेते हैं एक वृक्ष है और इस वृक्ष से कोई दूसरा वृक्ष बन गया है, ठीक है, और बीच में इसकी कनेक्शन कट गई है पूरी तरीके से, ठीक है। तो हमने यहां के लोगों ने इसको अलग नाम दे दिया, ठीक है, नाम दे दिया, लेकिन प्रजाति तो वही होगी, ठीक है। उसी प्रकार क्या हुआ, याद रखिएगा कि मैकल का विस्तार जो है ना यहां तक मिलता था, ठीक है, आपके गोरिल्ला पेंडा मरवाही तक मिलता था, लेकिन हुआ क्या, समय के साथ क्या, वो विच्छेदित हो गया, टूट गया, अलग हो गया। तो वो जो है ना मुंगेली तक आपको मिलता है, और आज वर्तमान में जो पेंडालोरमी का पठार है ये उसी का हिस्सा है, याद रखिएगा, मैकल का ही हिस्सा है। लेकिन आप पढ़ने के दृष्टिकोण से इसको पढ़ेंगे तो याद रखिएगा उसे